श्रवण जी, कार्यक्रम में आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। 4 चरण निकल चुके हैं। आधे से ज्यादा, आधे से क्या, अब तो 2/3 से ज्यादा किसी चुनाव हो चुका है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि परिदृश्य साफ है। क्या हम अब स्थिति में आ गए हैं कि कुछ ठोस बातें कह सकें चुनाव के बारे में? देखिए, ठोस बातें तो पहले चरण के बाद साफ हो गया था। वो थोड़ी बहुत शंका थी, वो दूसरे चरण के बाद स्पष्ट हो गई। और मैंने कहा था कि तीसरे चरण के बाद बीजेपी के लिए मामला क्लोज हो गया है, मैंने ये कहा था। चौथे चरण में बीजेपी के लिए जो बचा हुआ है था, मैंने ये कहा था, वो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश की 8 सीटें बची थी, जो आज हो गई खत्म। अब जो इलाके बीजेपी के लिए बचते हैं उसमें मतलब चौथे चरण के पहले की अगर या यूपी की 13 सीटें निकाल दें चौथे चरण की, तो अब यूपी की 41 सीटें बचती हैं। 54 सीटें थी 54 चौथे चरण के पहले। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो जो बीजेपी की ताकत का जो बचा हुआ है वो यूपी है। क्योंकि यूपी, देखिए, बड़े जो बड़े इलाके हैं यूपी, और यूपी में चौथे चरण के पहले 54 सीटें, बिहार में चौथे चरण के पहले 26 सीटें, और महाराष्ट्र में 24 सीटें, वेस्ट बंगाल में 32 सीटें, और उड़ीसा में 21 सीटें। मतलब चौथे चरण के पहले का मैं परिदृश्य बता रहा हूँ। इसमें से चौथे चरण की सीटें आप कम कर लीजिए तो बाकी बची सीटें आपको मिल जाएगी। मैं इसमें मतलब झारखंड भी जोड़ सकते हैं, मतलब 14 सीटें हैं वहां, तो झारखंड में भी कुछ इलेक्शन तो हो गया आज। जी, तो बाकी फिर हरियाणा की 10 और अब दिल्ली बाकी की जो 7 बचती है सीटें वो ले सकते हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जो मेजर 30 सीटें हैं वो बचती हैं। तो अपन उसको एक अलग तरीके से डील कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में सिचुएशन बदल गई है। पंजाब में तो बीजेपी थी नहीं, पहले भी नहीं थी। और दिल्ली में एक जो नया अलायंस हो गया है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, कांग्रेस और आम पार्टी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, तो जैसे 2019 के आंकड़े देखें आप वोट शेयर में, तो बीजेपी का करीबन 56% था वोट शेयर, और इन दोनों का मिला के 40% था, अलग अलग, मतलब जो डिवाइड हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, शायद 22 और 18 के करीब इस तरह का था। जी, अब वो मिल गया। तो अब ये जो 40 है मिलके 50 भी हो सकता है, और वो 56 मिलके भी 50 हो, नीचे जाके 45 भी हो सकता है। तो इसलिए दिल्ली भी अब बीजेपी की हुकूमत का इलाका और रहा खासतौर नहीं। से केजरीवाल की रिहाई या जमानत पे बाहर हाँ, आने के बाद केजरीवाल, तो और भी चेंज क्योंकि क्योंकि केजरीवाल को प्रूव करने के लिए कुछ चाहिए कि भाई मैं छूट के आया हूं तो क्या करूं मैं। दफ्तर जा नहीं सकते, फाइलों पर सिग्नेचर कर नहीं सकते, कैबिनेट की मीटिंग ऑफिशियली बुला नहीं सकते, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने का टाइम नहीं ले सकते। तो वो उनके पास कुछ काम नहीं है सिवाय इसके कि वो जो भी कर रहे हैं वो करते रहें। उनको अभी 20 दिन गुजारना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनको इंडिया अलायंस वाले कहीं बुला भी नहीं रहे हैं कि भाई आप यहाँ आके हमारे लिए काम कीजिए। न तो अखिलेश उनको बुला रहे हैं, न ममता बुला रही है, न उद्धव बुला रहे हैं, कोई नहीं बुला रहा है। खैर वो अपन उस पे मुद्दे पे बाद में आएंगे। जी। देखिए, बंगाल में बीजेपी के पास जो खुद की स्थिति तो कभी रही भी नहीं, उनके पास डिफेक्टर्स हैं। बंगाल में जो भी हैं, मौजूदा जो ताकत है वो डिफेक्टर्स की है, जो टीएमसी से आए हैं या कांग्रेस से आए।
महाराष्ट्र में भी इनके पास ताकत कौन सी, डिफेक्टर्स हैं। और बंगाल में तो अब दक्षिण के हिस्सों में पोलिंग होनी है, जहां पर बीजेपी का उतना असर है नहीं, नॉर्थ वाले इलाके में। उत्तर में था, वहां हो गया इनका इलाका, जी उत्तर बंगाल में हो गया। बंगाल के उत्तरी इलाके की सीटें निपट गई, और अब यहाँ नीचे तो इनका कोई इलाका है नहीं, ज्यादा बचा नहीं है। तो बंगाल में इनके पास कैडर भी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, लोग भी नहीं है ओरिजिनल। और महाराष्ट्र में इनकी ताकत एनसीपी है और शिंदे की शिवसेना है, और बीजेपी काफी डाइल्यूट हो गई है वहां, क्योंकि ये इन लोगों के आने से बीजेपी का इम्पैक्ट काफी कमजोर हो गया। सीटें देना पड़ी है इन लोगों को, काफी देना पड़ी है। जी इनके पास जो इलाका बचता है खुद का इलाका, वो उत्तर प्रदेश बेसिकली बचता है, बिहार में बचता है, पर इनका अलाई बहुत वीक हो गया। अगर आपने देखा हो कि वो किस तरह से वो वीडियो में, नीतीश रोड शो कुमार, में। रोड शो में नीतीश कुमार जो इनका चुनाव चिन्ह लेकर चल रहे थे मोदी जी के साथ, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ क्या लेके चल रहे हैं पता नहीं है। वो इस तरह का एक बहुत ही पुअर उनका प्रेजेंटेशन रहा है। जी तो वहाँ लड़ाई बीजेपी को ही लड़ना पड़ रही है ओरिजिनली। तो अब इनके पास क्या बचा नहीं है कुछ। जो अपन बात कर रहे हैं ना, अपन अभी जो माहौल है वो चौथे चरण में आपने देखा है, इतना डल माहौल हो गया है कि इलेक्शन को लेकर कोई उत्साह ही नहीं है। जैसे बारात पुराने जमाने में 5-5 दिन 6-6 दिन रुक जाती थी ना कहीं लड़की वालों के, जी तो दूसरे दिन से बाराती बोर होने लगते थे कि क्या करें यार। तीसरे दिन तो वो बिल्कुल ही पागल हो जाते थे। तो ये जो इतना फैला दिया मोदी जी ने पूरे इस शादी को, उन्होंने फैलाया अपने कारण से। उनको लगा कि उनको सब जगह जाने का मौका मिलेगा और प्रचार कर सकेंगे, कैंपेन कर सकेंगे। उन्होंने अपनी सुविधा से किया, मतलब गुजरात में एक दिन में कर दिया उन्होंने पूरा चुनाव, पर जहां 26 सीटें, पर झारखंड जहां 14 सीटें हैं उसको फैला दिया। आप अगर देखें तो मैं बिल्कुल। ऐसे कई मतलब जहां 28 सीटें हैं कर्नाटक में, उसको 2 फेज में कर दिया। जहां उनको कुछ नहीं मिलना है वो एक दिन में कर दिया। केरल में आंध्र कोई में, मिलना ही नहीं, आंध्र केरल में में नहीं नहीं मिल रहा है मिलना। तो एक ही पेज में हो गया सब। हाँ, तो केरल में नहीं मिलना है तो एक दिन में निपटाओ, तमिलनाडु में नहीं मिलना है एक दिन में निपटाओ, आंध्र में नहीं मिलना है तो एक दिन में निपटाओ, उड़ीसा में कुछ मिल सकता है तो उन्होंने कहा फैला दो, झारखंड में फैला। हुआ क्या, इसका असर जो हुआ मुकेश जी, वो ये हुआ कि फर्स्ट फेज के बाद जो निराशा फैली, अब वो पूरी की पूरी लिंगर कर रही है। अगर वो तुरंत निपटा देते सारी चीजें 4 दिन में तो इम्पैक्ट अलग होता, ये एक सप्ताह में निपटा देते। तो जिस चीज को फायदे के लिए उन्होंने किया था वो उनके नुकसान में बदल गई। अब क्या परिणाम क्या हुआ, जैसे यूपी भी है, जो यूपी का जो पूरा जो सीटें बची हैं, जो आज की निकाल दें आप, जो सीटें हैं इनकी जो आज जी यूपी की 41 सीट्स। 41 सीट्स हैं, 13 सीटें निकाल दें, 41 सीट्स। ये पूरा इलाका मंडल का इलाका है ज्यादातर। थोड़ा सा सेंट्रल यूपी है, उसको छोड़ दें तो पूरा मंडल वाला है। मंडल वाला दलित हैं, पिछड़े हैं, और शेड्यूल कास्ट अल्पसंख्यक। हैं, और मुसलमान। अब ये तो कभी इनका रहा ही नहीं, पूरा का पूरा इनका जो रहा एंटी रिजर्वेशन रहा। जो डर है इनके इलाकों में वो यही तो है कि ये रिजर्वेशन खत्म करने वाले हैं, ये है ना पूरा का पूरा जो डर है। तो अब जो बचा है इनके पास, तो यूपी में भी जो बचा है वो घाटे का सौदा है। मतलब जो बेसिकली आपने देखा ना किस तरह का कन्नौज में शो हुआ इनका, अखिलेश का और राहुल जी का, आपने देखा किस तरह का भीड़ बढ़ा है
इलाका है। देखिए, मैं एक रिस्क लेके कहता हूं कि बीजेपी अब पिक्चर में नहीं है कहीं भी। और आपने जो गिनाया वाईएसआर पार्टी, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं आंध्र की, उसमें मेजर गेन कभी कोई करेगा, जो मुझे खबर आई है वो ये है कि असेंबली में तो बाबू कर रहे हैं, चंद्रा बाबू। लोकसभा की 25 सीटों में जो मेजर गेन्स हैं वो डिवाइडेड हैं, पर उसमें बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा है। और बाबू भी बीजेपी के साथ कब तक रहेंगे ये कह नहीं सकते हैं। ये लोकसभा का उनका मामला अलग ही है। मतलब बाबू की और बीजेपी की कभी बनी नहीं। पुराना इतिहास देखें तो मोदी जी काफी बिल्कुल नाराज रहे हैं बाबू। बिल्कुल वो मुस्लिम फैक्टर वहाँ बहुत प्रोमिनेंटली अभी भी उभरा है। वो कह रहे थे हम तो रिजर्वेशन जारी रखेंगे। जी। तो इनके पास कोई है नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना वायसा, या एक इलाका था उड़ीसा का बीजू जनता दल का, तो इतने झगड़े ले लिए इन्होंने मोल उनसे। नवीन पटनायक, इन्होंने तारीख दे दी है नए मुख्यमंत्री की, वहां 10 जून को शपथ ग्रहण करवा दिया। बहरामपुर में जब ये मीटिंग एड्रेस कर रहे थे मोदी जी, तब इन्होंने कहा 4 जून को आपको नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और उसकी 10 जून को शपथ होगी। अब वो पांड्यान ने कहा है कि अगर इनको मैं मुख्यमंत्री नहीं बना पाया तो मैं तो पूरी पॉलिटिक्स ही छोड़ दूंगा, जो उनके खास है। मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है जो जिस पर वो मतलब अब कोई बैसाखी बची नहीं है कहीं भी, किसी भी इलाके में। बिहार में नहीं बची, उत्तर प्रदेश में बहुत छोटी छोटी बैसाखियां भी नहीं है। वो बिल्कुल छोटे छोटे 2-4 दल हैं जिनके पास 2-2, 3-3, 1-1 सीटें हैं। महाराष्ट्र में बुरी हालत है इनकी, अजित पवार को जो सीटें दिए हैं, और शिंदे की भी बुरी हालत है। तो ये बताइए कि ये कहां से ये प्राप्त करेंगे, जो भी सीटें प्राप्त करेंगे। जो जो नब्ज है शेयर मार्केट, पूरे इसकी राजनीति की नब्ज जो है वो वो, वो शेयर मार्केट है। आप आश्चर्य करेंगे कि देश का गृह मंत्री कह रहा है एनडीटीवी से इंटरव्यू में कि 4 जून को मार्केट उठने वाला है। आज भी सुबह में देख रहा था 9:42, 600 पॉइंट नीचे था, और जब बंद हुआ तो शायद 150 पॉइंट पर प्लस में बंद हुआ। इतना सपोर्ट लगाना पड़ा इनको दिन भर में, काफी नीचे चला गया था शेयर मार्केट। इस सरकार की जो मतलब जैसे कहते हैं ना, जान उसमें है, क्योंकि वो पूरा जो उसमें इन्वेस्टमेंट है, गुजराती इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर्स हैं पूरे के पूरे इकोनॉमी को जो होल्ड करके रखे हुए हैं, इनके खुद के ही लोग हैं। मतलब मोदी जी के और अपने शाह साहब की मंडली है पूरी की पूरी, जो भी वो है। तो अभी गोयनका ने कहा ही था कि गुजराती शेयर हाँ बाजार में उठापटक कर रहे हैं और हर्षद मेहता जैसा कांड भी हो हाँ, सकता है। तो वो जो गोयनका ने कहा था उसमें ये कहा था कि छोटा रिटेलर, जो छोटा इन्वेस्टर है वो मरने वाला है, जो उनके शब्द थे, जो हर्ष गोयनका ने कहा था। और सबसे बड़ी बुरी खबर जो आई है वो गुजरात से आई है कि जहां इनको 26 की 26 मिलती रही है 2014 और 2019 में, तो इस बार वहां काफी संघर्ष का सामना है। मध्य प्रदेश में जो 8 सीटें आज हुई हैं वो इनका गढ़ रहा है, मालवा निमाड़ का। और वहां भी मोदी जी को 2 सीटों पर पर्सनली जाना पड़ा प्रचार के लिए, धार और खरगोन की, जो कि चैलेंजिंग है। मैं ये बता रहा हूं कि जो आपकी मजबूत चीजें थी वहां इस बार सेंध लग रही, पिक्चर में नहीं है। बीजेपी पिक्चर में नहीं है, जो अपन जो दिख रहा है वो नहीं है। कारण क्या है?
कारण दो तीन चीजें हैं जो समझना चाहिए। ये पॉलिटिकल नहीं है, जो कारण है पॉलिटिकल नहीं है। कारण ये है कि जनता जो है पूरी तरह अक्रॉस द कंट्री, उसको ये, वो जनता तो इनको देख रही है कि भैया इनको जाना है, हटाना है। दूसरा है कि कांग्रेस तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ है ही नहीं ना। बताइए कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तो कुछ नहीं है। कांग्रेस के नाम पर तो राहुल गांधी की 2 यात्राएं हैं बस, तो उसके अलावा कुछ नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस को तो राहुल गांधी ने, ये जो कांग्रेस नई बनाई है अलग अलग पार्टियों को लेके, वो कांग्रेस है नई राहुल गांधी की। तेजस्वी जिसमें है या उद्धव जिसमें है, ये कांग्रेस है नई जो खड़ी हुई है। कांग्रेस वो वाली नहीं बची अब, 139 साल पुरानी अब नहीं है वो, खत्म ही हो गई है। राहुल गांधी ने उस कंपनी पे ताला लगा दिया है, वो नेशनल हेराल्ड टाइप कर दिया है उसको भी, कांग्रेस को भी खत्म कर दिया। बीजेपी के सामने 2-3 संकट हैं, बहुत बुरे संकट हैं। और मोदी जी अब क्या कर रहे हैं, आपने देखा कि वो जो दिख रहा है, अपन जो कुछ दिख रहा है उस पर बात कर रहे हैं। जो हकीकत है वो हो सकता है गलत भी हो, सही दूसरी हो। वो अब चौथे चरण से आपने देखा कि जैसे पटना में गए तो वो लंगर में पहुंच के खीर परोसने के काम में लग गए, साफा उन्होंने पीला बांध लिया। वो एक उस पर आ गए, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन पर आ गए, मतलब जिसको कहना चाहिए कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को नर्स कर सकते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि छोटे छोटे पत्रकारों के साथ वो चलते चलते बात कर रहे हैं। एक ही दिन में 2 बड़े अखबारों के 2-2 पेज पर इंटरव्यू छप रहे हैं। मतलब इंटरव्यू छप क्या रहे हैं, मतलब वो दे दिए गए होंगे कि भाई अब क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा है। क्राइसिस जो पब्लिक रिलेशन में क्राइसिस मैनेजमेंट होता है वो कि भाई मध्य प्रदेश में और बिहार में चुनाव है, तो वो जो इंटरव्यू लिया गया आज जो छपा है वो दोनों जगह छपा है प्रोमिनेंटली। और एक बड़े अखबार में कल परसों जो छपा था, दिल्ली के बड़े अखबार में, हिंदी अखबार में, उसने वो इतने उस्ताद है कि महीने में 2 बार उन्होंने बड़े बड़े इंटरव्यू ले लिया। चैनलों को भी दिया इंटरव्यू, चैनलों को भी दे रहा, एएनआई को तो दिया ही है, चैनलों को भी दे दिया। अडानी के चैनल को भी दे दिया, अडानी टीवी को भी दिया और टाइम्स नाउ को भी दिया। नहीं ये लग रहा है कि क्राइसिस को हैंडल करना है किसी भी तरह से। वो क्राइसिस का हैंडलिंग सिर्फ इतना है मुकेश जी कि 370 तो खत्म हो गया। 370 का आंकड़ा तो वो अनुच्छेद 370 के साथ भी खत्म हो गया। मतलब उसके साथ ही इन्होंने वो आंकड़ा भी दफन कर दिया। अब वो नहीं है, 370 कहीं नहीं, 400 भी नहीं कहीं। अब ये है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे आ सकती हैं, बच सकती हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।